हेलो फ्रेंड्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 1। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। रिस्क मैनेजमेंट का हमने बेस बिल्ड कर लिया था। ओके, बिफोर वी रियली बिगिन, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा और अदर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आप ज़रूर देख के ये वीडियो देखना पार्ट 3, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपका एक बेस बिल्डअप होगा और उसके बाद आपका थर्ड पार्ट ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं कि आप इसे आइसोलेशन में भी देखोगे ये वीडियो को आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट एक जो कनेक्ट बनता है, एक जो बेस से आप चीज़ों को कनेक्ट करने लगते हो, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। ओके, सो हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो जी। हमने यहाँ इस पार्ट तक, अगर आप पार्ट 2 देखोगे, इस पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, नाउ अब आगे आता है हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। जो बिजनेस रिस्क को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? बिजनेस रिस्क को बेसिकली हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिजनेस रिस्क कैन बी क्लासीफाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होगा? इंटरनल जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर से क्रिएट होता है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ से, आपके प्रोसेसेस से, जैसे आपका मशीनरी फेल होने का जो चांसेस है, जिसके आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है, आपके फैक्ट्री में आग लग सकती है, दैट इज़ व्हाट इंटरनल। तो ये क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट होता है। एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि आपका जो आपके कंट्रोल में नहीं, आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट होता है। ठीक है, एंड देन वी कैन फर्दर से these are controllable somehow, और these are not controllable, क्योंकि आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपका जैसे कोई पॉलिटिकल फैक्टर है, लेट्स से कोई गवर्नमेंट चेंज होने से आपका कोई न्यू पॉलिसीज आ सकता है, चाहे कोई न्यू रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ दोज आर फैक्टर्स आर नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। ओके, सो ये मोटा मोटी ओवरव्यू है बिजनेस रिस्क का। अब इसे फटाफट देख लेते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? डाइवर्स इन नेचर होता है, कि मतलब विभिन्न तरीके से आ सकता है, विभिन्न फैक्टर्स से वो अराइज हो सकता है। ये इंटरनल हो सकता है एंड देन एक्सटर्नल रिस्क हो जाता है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। दो दो अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल एक्सटर्नल, एक कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। बट अगर मैं इन सेंस देखो तो इंटरनल मतलब ही होता है क्या? नॉन कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल सॉरी। और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? नॉन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ओके, अब हमारा क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने रिस्क पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कर पाएंगे। हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रिस्क को एसेस वगैरह करते हैं एंड देन वी फॉर्म अ प्लान। तो जैसा टाइप का रिस्क होगा, जितना हमारा उस पर कंट्रोल होगा, उसके बेसिस पे हम उस पर क्या करेंगे? प्लान डेवलप करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई द बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल फैक्टर है। ओके, इंटरनल फैक्टर है जो क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट होता है एंड दैट ऑर्डिनरी कोर्स में अराइज होता है। दो रिस्क अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स एंड ये क्या होता है? फोरकास्ट किया जा सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस कैन बी डिटरमाइंड। आप फोरकास्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि कितना प्रोबेबल ये चीज़ होने का या ना होने का। ओके, और ये क्या हो सकता है? कंट्रोल भी किया जा सकता है सिग्निफिकेंटली बाय द मैनेजमेंट। जैसे कि अब इसका एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है? ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक्स वगैरह कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। देन आफ्टर आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है कि आपका प्रोडक्ट, आपका मशीन्स ख़राब हो सकते हैं, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है। फिजिकल फैक्टर है कि आपका फैक्ट्री में फायर वगैरह लग सकता है। ओके, देन आफ्टर देयर इज़ एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है? आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, beyond the control of the management
एंड डिटरमाइनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ रिजल्टिंग द रिस्क कैन नॉट बी डन विथ एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ फैक्टर्स दिया हुआ, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर। देन वी हैव कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। उसी तरीके से आप कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल डिफाइन किया हुआ है, दैट टेक्स प्लेस विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज। वो ऐसे फैक्टर से अराइज होता है जो आपके बिजनेस में से अराइज होता है। तो आप देखोगे तो आप इन सेंस आप लिंक कर पाओगे कि इंटरनल एंड कंट्रोलेबल इज सेम ओनली। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से अराइज होता है, ये भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से अराइज होता है, ये कंट्रोलेबल होता है एंड ये भी कंट्रोलेबल होता है। ओके, नाउ ये ऑर्डिनरी कोर्स में आता है। ओके, इसका भी ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस कैन बी डिटरमाइंड। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट टू द अप्रिसिएबल एक्सटेंट। मतलब आप बहुत हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोलेबल रिस्क डिड नॉट नेसेसरली बीन प्रिवेंटेड बट द फाइनेंशियल लॉस कैन बी मिनिमाइज। मतलब आप इसका फाइनेंशियल लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। आप बोलते हो कि ये रिस्क कंट्रोलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रिवेंट ही कर दो। जैसे आपका फायर लगने का जो चांसेस है, फायर लगने का चांसेस आप टू एक्सटेंट आप उसे कंट्रोल कर पाते हो, टू एक्सटेंट आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हो, आप उसे पूरा का पूरा अवॉइड नहीं कर सकते हो। ओके, अब बट आप उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस मिनिमाइज हो सकता है। ओके, बट आपका कोई आप एक एक्सटर्नल फैक्टर, लेट्स से आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होने वाला है, जिसका आपको कोई पता नहीं कि कल को क्या गवर्नमेंट पॉलिसी ला दे, जिसके लिए आप कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं ले सकते हो उसके लॉस के लिए। तो ये क्या आपका बियॉन्ड द कंट्रोल है, इसका फाइनेंशियल लॉस भी आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू अनकंट्रोलेबल रिस्क, जैसे कि रेसेशनरी इन इकोनॉमी, न्यू कंपिटिटर लोकेटिंग नियर बाय, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह के साथ आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर आ सकता है, ये या एक्सटर्नल फैक्टर आ सकता है। और इसके साथ साथ ये पैराग्राफ में क्या बोलता है, ये पैराग्राफ में बेसिकली बोल रहा है कि आपका ईच बिजनेस इज प्रोन टू सम यूनिक रिस्क। यूनिक कुछ रिस्क होता है जिसको आपको उसको भी कंसिडर करना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ तो कॉमन रिस्क है, जैसे कि आग लगने का चांसेस फैक्ट्री में, ये क्या होता है, ये कॉमन है कि आपका कुछ टाइप ऑफ, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, उसको तो ये लेट्स से फैक्ट्री में जो आग लगने के चांसेस है वो एक कॉमन रिस्क होता है। बट कोई कुछ आपके बिजनेस के लिए यूनिक रिस्क भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द कॉमन रिस्क, जिसको आपको जिसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना चाहिए, जिसके लिए आपको प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए, और उसको आपको स्पेसिफिक अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कोई रेडली अवेलेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आप फायर लगने के लिए आपके पास एक कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा लोगे और फायर अलार्म्स लगा लेते हो। ओके, बट फॉर सम यूनिक बिजनेस रिस्क आपके लिए रेडली अवेलेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। देन आफ्टर रिस्क कैटेगराइजेशन बाय कोसो, आपका तीन कैटेगरी में कोसो ने रिस्क को डिफाइन किया, दैट इज ऑपरेशनल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। ऑपरेशनल क्या हो सकता है, आपके जो डे टू डे ऑपरेशन से अराइज होता है, ठीक है। लेट्स से आपका जो लेबर का स्ट्राइक्स में जाने का चांसेस है, जिससे आप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मीट नहीं कर पाओगे, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाओगे। देन आफ्टर आपका आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो ऐसा रिस्क जिसके कारण आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकता है। ओके, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड देन कंप्लायंस, कि आप लॉ एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर सकते हो। ओके, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी एंड नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, ओके, ये होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क, जिसके कारण आप स्ट्रैटेजीज को मीट नहीं कर पाओगे। देन आफ्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके कारण आपका मटेरियल एरर रह जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और तीसरा है कंप्लायंस, जिसके कारण आपका हो सकता है कि आप लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर पाओ। ओके, जिसके कारण आपको पेनल्टीज़ वगैरह भी लग सकती है। देन आफ्टर आता है इनहेरेंट एंड रेजिडुअल रिस्क। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब लेट्स से आपने फैक्ट्री है, एक जो हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसी को देखते हैं। अब फैक्ट्री में फायर लगने की चांसेस है, इसको हम एक बार के लिए 100% एक क्वांटिफाई कर देते, कितनी चांसेस है फैक्ट्री में फायर लगने के लिए, दैट इज़ 100%। नाउ आप इसके लिए क्या करते हो, आप इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हो।
लगाते हो ना फायर एक्सटिंग्विशर, आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया। अब फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के बाद आपका जो चांसेस है वो 100% से क्या हो गया, वो 100% से आ गया 80% पे। ओके, ये 100% से 80% पे आ गया। सॉरी, रादर इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, रादर हम बोल देते हैं 80% से कम हो गया और 20% पे आ गया। ओके, नाउ नाउ अब 80% से 20% पे आ गया फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के बाद, बट अभी भी 20% हमारा रिस्क बचता है। 20% हमारा स्टिल देयर इज़ अ रिस्क दैट हमारा आग लग सकता है। ओके, नाउ अब हम इस दो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, इनहेरेंट रिस्क एंड रेजिडुअल रिस्क। अब जब आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया ही नहीं था, तब आपका आग लगने का चांसेस क्या था, 100%। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर इज़ नथिंग बट योर कंट्रोल। आपने कंट्रोल इन प्लेस किया। अगर तो ये कंट्रोल नहीं होता तो जो आग लगने की चांसेस थी, दैट इज़ योर वोट इनहेरेंट रिस्क। तो ये इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे 100%। नाउ अब आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया, मतलब आपके अब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स है। अब उसके बाद भी जो आग लगने के चांसेस होती है, दैट इज़ योर रेजिडुअल रिस्क, दैट इज 20%। अब इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज कंट्रोल स्कोर का। कंट्रोल स्कोर इज नथिंग बट आपने कंट्रोल प्लेस करने के कारण आपने कितना रिस्क को रिड्यूस किया, कितना रिस्क को आपने रिड्यूस किया, दैट इज 80%। सो इस कंट्रोल स्कोर क्या बोलेंगे, 80%। सो कंट्रोल स्कोर इज नथिंग बट योर कंट्रोल स्कोर इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क माइनस रेजिडुअल रिस्क। इसी के क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्कोर। और जितना ही कंट्रोल स्कोर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही आपका बेटर है, आपका उतनी अच्छी बेसिकली रिस्क से आप उतनी कम प्रोन हो। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया और आते हैं वापस से इनहेरेंट रिस्क एंड रेजिडुअल रिस्क हमने देखा। ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, और आप ये अब ये पैराग्राफ पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर ICAI स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। अब ICAI ने 4 कैटेगरीज में आपको रिस्क को कैटेगराइज किया, दैट इज स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड नॉलेज। बहुत ही कॉमन टर्म्स है, आपको ऐसे समझ में आएगा। स्ट्रैटेजिक क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, आपका स्ट्रैटेजी को फेल होने के जो चांसेस है, जिसके कारण आपका ग्रोथ रुक सकती है, आपके ऑपरेशंस में हर्डल्स आ सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। ओके, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजिक रिस्क। देन आफ्टर योर ऑपरेशनल रिस्क इज आपके प्रोसेसेस, आपके इनपुट्स, आपके एम्प्लॉयज़ से जो अराइज होते हैं, दैट इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। लेट्स से चांसेस ऑफ योर लेबरर्स गोइंग इनटू स्ट्राइक इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। आपका जो मशीनरी ख़राब होने का चांसेस है, दैट इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, आपको डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क भी आपको फेस करने पड़ते हैं, जिसके कारण आपके एसेट्स के वैल्यू डिग्रेड हो सकते हैं। ओके, एसेट्स के वैल्यू, आपने लेट्स से कोई इन्वेस्टमेंट्स किए, उसका इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट में आपने किसी के शेयर्स में अप्लाई किए, अब लेट्स से उसका शेयर्स का दाम घट जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ योर फाइनेंशियल रिस्क। एंड देन आफ्टर नॉलेज रिस्क, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस में क्या होता है कि आपका एक इनटैंजिबल एसेट होता है नॉलेज, क्योंकि आप जितने अच्छा आपका डेटाबेस है, जितने अच्छा आपका चीज़ों को, आपके इकोनॉमी के बारे में आपको पता है, आपको कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में पता है, आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पता है, उतने अच्छे आप अपने स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हो, उतने अच्छे से आप प्लान बना सकते हो। तो आपको हमेशा एक नॉलेज रिस्क रहता है कि आपको, अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप क्लियर कर सकते हो। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट सक्सेस करेगा कि नहीं, वो कस्टमर को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, तो दैट इज़ नॉलेज रिस्क। कि आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है टाइमली बेसिस पे, चाहे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो यही आपको देखोगे यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फर्स्ट इज योर स्ट्रैटेजिक रिस्क इज रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म पर्पस, ऑपरेशनल रिस्क ऑन गोइंग एंड डे टू डे बिजनेस एंटरप्राइजेस में आता है, एंड देन फाइनेंशियल रिस्क इज related specifically to processes, technique and instrument utilized to manage the finances of the enterprise as well as those processes involved in sustaining the effective financial relationship with customers and parties। जैसे कि लेट्स से आप इस पैराग्राफ का क्या मतलब होता है कि आप लेट्स से कोई एक मेथड अप्लाई करते हो जिससे आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, अब वो सॉफ्टवेयर में लेट्स से एक बग आ गया। अब वो बग के कारण क्या होता है कि आपको एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, जिसके कारण आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, और उससे क्या हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अल्टीमेटली। तो आपका जो मेथड्स है, आपका जो प्रोसेसेस है, वो अगर फेल हो गया तो आपको क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो गया। तो वही बोल रहा है कि आपका प्रोसेसेस, टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज टू मैनेज फाइनेंशियल्स ऑफ एंटरप्राइजेज, उससे जो रिलेटेड रिस्क है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें दिए हुए जिसको हम फटाफट देख लेते हैं। आपका फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी यूजफुल टू क्लासीफाई रिस्क सो दैट द मिटिगेशन ऑफ रिस्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, ठीक है। अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रैटेजीज, आपके मिटिगेशन मेजर्स लगा सकते हो ऑन अ कॉमन वे ऑफ on one common way of risk to be classified is with respect to impact on organization। आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्पैक्ट होता है उसके बेसिस पे आप अपना रिस्क को क्लासीफाई कर सकते हो। वेयर बाई द रिस्क विद सर्टेन इम्पैक्ट्स हैव टू बी एड्रेस बाई द सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नेंस। जैसे कोई हायर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेगा। कोई बहुत ही मिनिमल रिस्क है, कोई इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, उसको कौन देख सकता है, वो आपका लोअर मैनेजमेंट भी देख सकता है, आपका लोअर लेवल में भी देखा जा सकता है। ओके, ठीक, चलो आगे देखते हैं। रिस्क आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज टाइम, कॉस्ट, स्कोप, बट दे कुड ऑल्सो इंक्लूड क्लाइंट रिलेशनशिप रिस्क, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेक्नोलॉजिकल, स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आप रिस्क में इंक्लूड कर सकते हो। एक तो आप नॉर्मली क्या जब रिस्क को क्लासीफाई कर सकते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, आपका स्कोप क्या, आपको किस किस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्पैक्ट कर सकता है, देन आफ्टर आपका किस किस फील्ड से रिलेटेड है वो रिस्क, आपका कितना कॉस्ट लगेगा उस रिस्क को मिटिगेट करने में। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स यू जनरली कंसिडर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस you can also consider some additional factor. Your factors should not be limited to some common points, okay। तो ये additional factors में what you can consider, जैसे आपका क्लाइंट रिलेशनशिप कितना इम्पैक्ट हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट करता है पर्टिकुलर, तो ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ओके, यही है। देन आफ्टर ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड, अब ये रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं, ये रिस्क को भी नॉर्मली जो हम अब तक पढ़ के आ रहे हैं, अब तो रट गया दिमाग में, रिस्क इज समथिंग इफेक्ट इनटू फ्रीक्वेंसी, चाहे इम्पैक्ट इनटू लाइक्लीहुड, सबका मतलब यही है बस। तो रिस्क इज इक्वल्स टू इम्पैक्ट इनटू इफेक्ट इनटू फ्रीक्वेंसी, यही बोलता है ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड। और उसने जो अब यहाँ पे दो वर्ड हमने जो यूज़ किया बॉस, इफेक्ट, दो वर्ड जो यूज़ किया है, इफेक्ट, ठीक है, एंड देन आफ्टर वी हैव फ्रीक्वेंसी। ये जो दो वर्ड यूज़ किया हमने, ठीक है, यू नो, सो नॉट स्प्लिट अप। सो इफेक्ट को भी कुछ लेवल्स दिया गया कि क्या लेवल ऑफ इफेक्ट्स हो सकता है और क्या लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज हो सकता है, वो ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड ने दिया, वो देख लेते हैं बॉस।
एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट कैटास्ट्रॉफिक हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्ट आ सकता है, जिससे आपका लेट्स से बैंक्रप्सी हो जाएगा, बैंक्रप्सी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, आप डूब जाओगे, आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर क्रिटिकल हो जाएगा, जिसमें आपका आपका प्रोडक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डाउन हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आएगा, दैट इज़ क्रिटिकल। देन आफ्टर मार्जिनल, जिसमें आपका सम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपका रिड्यूस्ड रिटर्न होगा, ठीक है, रिड्यूस्ड रिटर्न। एक तो होता है कि क्रिटिकल में नो रिटर्न, यहाँ पे रिड्यूस्ड रिटर्न है, ठीक है। और नेग्लिजिबल जो होगा कि आपका मिनिमल इम्पैक्ट है, ठीक है, आप उसे इग्नोर भी करके चल सकते हो। वैसे देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी को किस लेवल में डिफाइन किया कि फ्रीक्वेंट, बहुत आपको हमेशा आते रहेगा, लाइकली, ओकेजनल, सेल्डम एंड अनलाइकली। इसका आप एक बार वर्डिंग पढ़ लेना, बट आपको ऐसे एक बार इसको इन सेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, फ्रीक्वेंट, लाइकली, देन आफ्टर ओकेजनल, देन आफ्टर सेल्डम एंड अनलाइकली। और हमने जो इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी को जो पढ़ा, जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली रिस्क का, उसको कंबाइन करने के बाद तीन नॉट तीन, चार लेवल में आपका रिस्क का मैग्नीट्यूड को क्लासीफाई किया ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड ने। दैट इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क, जैसे आपका एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा खतरा होने के चांसेस है, सेवर कॉन्सिक्वेंसेज जिससे होगा, ओके, सेवर कॉन्सिक्वेंसेज जिससे होगा, लेट्स से आपका जिसका कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है एंड फ्रीक्वेंट, व्हाट इज कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंट लाइकलीहुड, जिसका है फ्रीक्वेंट लाइकलीहुड है, तो उसमें क्या हो सकता है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। देन आफ्टर हाई रिस्क, जिससे आपका सर्टेन गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे। देन आफ्टर मॉडरेट रिस्क है, जिससे आप सर्टेन गोल्स पे आपका खतरा आ जाएगा, ठीक है, सर्टेन गोल्स पे आपका खतरा आ जाएगा। एक हाई रिस्क था, लेट्स डिस्टिंग्विश हाई रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क। हाई रिस्क क्या बोल रहा था, हाई रिस्क ये बोल रहा था कि आप सर्टेन गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाओगे, एंड मॉडरेट रिस्क क्या बोल रहा है, आपके कुछ रिस्क अचीव होने पे खतरा आ सकता है, ये नहीं बोल रहा कि आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, खतरा आ सकता है, ओके। एंड लो रिस्क पे क्या होगा कि आप कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ कोई पर्टिकुलर रिस्क को अचीव नहीं कर पाओगे, गोल्स विल नॉट बी होली सक्सेसफुल। देन आफ्टर आई से गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, वो भी टू एट्रीब्यूट्स को इम्पोर्टेंस देता है, दैट इज लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट उसने भी मेजरमेंट दिया है लाइकलीहुड का एंड कॉन्सिक्वेंस का। रिमोट, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली एंड ऑलमोस्ट सर्टेन, एंड इसने एक नंबर्स भी साथ में दे दिए थे। रिमोट मतलब इस 4 1 है, अनलाइकली मतलब 2 है, 3 है एंड 4 एंड 5 है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर एंड कैटास्ट्रॉफिक के बेसिस पे आपको 1 to 5 यहाँ पे वो भी क्लासीफाई कर दिया। अब क्या हो सकता है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रिस्क है जिसका लाइकलीहुड ज़्यादा हो बट इम्पैक्ट कम हो, लाइकलीहुड ज़्यादा हो, इम्पैक्ट कम हो। और ऐसा भी रिस्क हो सकता है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो बट लाइकलीहुड क्या हो, कम हो। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेट्स से आपका मोटर बाइक एक्सीडेंट होने में क्या होता है, आपका जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आपका नॉर्मली क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत चोट लगते हैं, ठीक है, आपका हो सकता है कि आपके कुछ हड्डियाँ टूट जाए, बट ऐसा जान जाने का खतरा मोटर बाइक एक्सीडेंट में बहुत कम होता है। तो क्या होता है, हम इसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट इसका लो है। इम्पैक्ट लो है एंड देन आफ्टर इसका बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मोटर बाइक एक्सीडेंट होने का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसका sorry for the inconvenience.
हमने क्या देखा था, हमने प्लेन क्रैश अब देख रहे थे। प्लेन क्रैश कंपैरेटिवली मोटर बाइक एक्सीडेंट से क्या होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है प्लेन क्रैश कम होता है, बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें जान जाने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, सो ये लाइन वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। A risk with lowest level of likelihood remote score can, however, nevertheless have the highest level of consequences. ये वही लाइन समझाने की कोशिश करा, बाकी आप एक बार देख लेना इससे आगे। Then after the risk for that a risk score for that risk is numerical multiple of likelihood and consequence. तो रिस्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लाइवलीहुड इंटू कौन